हेलो नमस्कार सुप्रभात दोस्तों, मैं सतीश पाल अपने परिवार सिलेक्शन गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए हम रोज़ की तरह आज भी जीएस के 20 क्वेश्चन का आपके सामने लेकर आए हुए हैं, जो कि आप सबके लिए एसएससी जीडी की जो प्रैक्टिस पेड चलाया गया है, ठीक है, जिसमें अगर हम क्लासेस की बात करें तो सुबह 6 बजे हमारी क्लास आती है जो कि जीएस की होती है, जिसमें हम डेली आपके सामने जीएस के 20 क्वेश्चन, जो कि आपके एसएससी जीडी के पेपर की बात करें उसमें भी आपके 20-20 क्वेश्चन के सेट 4 सेट में आपके 80 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है, जिसमें आपके 20 क्वेश्चन जीएस के होंगे, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे, 20 मैथ के होंगे और 20 या तो हिंदी होगा या इंग्लिश, जो अभी आपको पसंद हो या जो आपकी अच्छी हो। किसी कोई भाई अपना अंग्रेजी पसंद करता है, कोई इंग्लिश पसंद करता है। तो टोटल आने कितने हैं? 80 क्वेश्चन आने हैं। समय कितना रहने वाला? तो 1 घंटे का पेपर रहने वाला है, ठीक है। तो आप सबसे हम यही उम्मीद करते हैं कि आप सभी अपनी पढ़ाई को मतलब एकदम मन से शुरू कर दिए होंगे, ठीक है, क्योंकि जब आप अगर शुरू नहीं करेंगे तो फिर आगे चल के फिर आप सबको बड़ा दिक्कत करेगा, ठीक। तो चलिए हम अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं और आज के अपने पहले क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन दिया कि अब तक कितने राष्ट्रपति की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई है। ऑप्शन ए दिया है 2, ऑप्शन बी दिया है 3, ऑप्शन सी दिया है 4 और ऑप्शन डी दिया होगा 5। तो अब तक अगर पूछे कितने राष्ट्रपति की मृत्यु जो उनके कार्यकाल के दौरान हुई है, तो अगर हम बात करें तो सिर्फ 2, मतलब 2 राष्ट्रपति ऐसे हुए हैं जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुए हैं। लेकिन अगर हम बात करें कितने कार्यवाहक राष्ट्रपति हुए हैं, तो आपके 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति, मृत्यु तो हुई है 2 ही की, लेकिन कार्यवाहक राष्ट्रपति कितने हुए हैं? 3 आपके कार्यवाहक राष्ट्रपति हुए हैं, ठीक है। अगर पूछे पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे, पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे, तो ये थे आपके वीवी गिरी। कौन थे? वीवी गिरी, जो कि किसके मृत्यु के बाद आए थे? तो ये आए थे आपके जाकिर हुसैन के बाद। किसके बाद? जाकिर हुसैन के बाद ये पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति हुए थे। कब से कब तक थे? तो ये थे आपके 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक ये राष्ट्रपति रहे थे, ठीक। अगर पूछे दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे, दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे, तो ये थे आपके मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ये किसके स्थान पर आए थे? तो जो बीबी गिरी थे, इन्होंने किसी कारणवश इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। तो इन्हीं के स्थान पे आपके मतलब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन हुए? आपके मोहम्मद हिदायतुल्लाह हुए। कौन हुए? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। अगर पूछे ये कब से कब तक थे, तो ये थे आपके 20 जुलाई 1969 से, मतलब जस्ट बीबी गिरी के बाद ये आ गए थे। वो 20 जुलाई 1969 को उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और 20 जुलाई 1969 को कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बन गए? आपके मोहम्मद हिदायतुल्लाह बन गए थे। कब? 20 जुलाई 1969 को। और कब तक थे? तो ये थे आपके 24 अगस्त 1969 तक, 24 अगस्त 1969 तक, ठीक है। ये किसके बाद आए थे? मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो थे आपके बीबी गिरी के त्यागपत्र के बाद आपके दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। और ये इनकी बात करें, मोहम्मद हिदायतुल्लाह की बात करें, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी थे। ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक। अगर हम तीसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति की बात करें तो थे आपके बीडी जत्था। कौन थे? बीडी जत्था जो थे आपके तीसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। कब से कब तक थे? ये थे आपके 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक, ठीक है। ये किसके बाद है? फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद ये तीसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। किसके बाद? फखरुद्दीन अली अहमद के मृत्यु के बाद आपके बीडी जत्था जो थे आपके कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। तो क्वेश्चन हमारा था कि अब तक कितने राष्ट्रपति की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई है। तो आपके 2 राष्ट्रपति ऐसे हुए हैं जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई है। पहले राष्ट्रपति कौन है? पहले राष्ट्रपति आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन और दूसरे राष्ट्रपति आपके फखरुद्दीन अली अहमद हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच डैश में लड़ा गया। ऑप्शन दिया है 1179, ऑप्शन बी दिया 1191, ऑप्शन सी दिया आपका 1192 और ऑप्शन डी दिया आपका 1186।
तो तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया। लेकिन पूछा कब लड़ा गया? तो लड़ा गया था आपको 1191 ईस्वी में। कब लड़ा गया था? 1191 ईस्वी में। यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे इसमें 1191 ईस्वी में अगर पूछे मतलब इस युद्ध का विजेता कौन रहा था, तो वो थे आपके पृथ्वीराज चौहान थे। लेकिन 1192 ईस्वी में ही आपके तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। और अगर पूछे इसे कौन जीता, तो इसे कौन जीता? इसे मोहम्मद गौरी ने जीता। द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी विजयी रहा और प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी रहे थे। कौन रहे थे? पृथ्वीराज चौहान विजयी रहे थे। और पृथ्वीराज चौहान के मित्र थे, उनका क्या नाम था? पृथ्वीराज चौहान के मित्र थे चंद्रप्रदायी या चंद्रप्रदायी। ये कौन थे? ये पृथ्वीराज चौहान के मृत्यु थे, चंद्रप्रदायी। ठीक है, इन्होंने मतलब एक पुस्तक लिखी जिसका नाम क्या था? पृथ्वीराज रासो। क्या था? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो कर पूछे किसने लिखा, तो लिखे थे चंद्रप्रदायी ने लिखा। अब चंद्रप्रदायी कौन थे? आपके पृथ्वीराज चौहान के मित्र थे। अगर पूछे पृथ्वीराज रासो जो पुस्तक थी, इसे पूरा किसने किया? मतलब ये पूरा मतलब नहीं लिख पाया था। इसे अगर पूछे पूरा किसने किया था, तो पूरा किया था आपके जल्लड़ ने। पूरा किसने किया था? जल्लड़ ने पृथ्वीराज रासो को पूर्ण किया था। ठीक है, ये कौन था? ये चंद्रप्रदायी का पुत्र था। ये कौन था? जल्लड़ कौन था? चंद्रप्रदायी का पुत्र था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि विश्व यकृत दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन दिया आपको 18 अप्रैल, ऑप्शन भी दिया 21 अप्रैल, ऑप्शन से दिया 19 अप्रैल और ऑप्शन दिया आपको 22 अप्रैल। किसकी बात कर रहा है? विश्व यकृत दिवस की बात कर रहा है। तो विश्व यकृत दिवस अगर पूछे कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है आपको 19 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 19 अप्रैल को। यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर हम 18 अप्रैल की बात करें तो यहाँ मनाया जाता है विश्व विरासत दिवस। क्या है? विश्व विरासत दिवस। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाते हैं 18 अप्रैल को। 21 अप्रैल की बात करें तो यहाँ होता है सिविल सेवा दिवस। सिविल सेवा दिवस। सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 21 अप्रैल को। अगर हम 22 अप्रैल की बात करें यहाँ विश्व पृथ्वी दिवस। विश्व पृथ्वी दिवस। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपके 22 अप्रैल को। 18 अप्रैल की बात करें विश्व विरासत दिवस, 21 अप्रैल की बात करें सिविल सेवा दिवस, 19 अप्रैल की बात करें विश्व यकृत दिवस और 22 अप्रैल की बात करें तो विश्व पृथ्वी दिवस। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हाँ इसे शेयर भी जरूर करिएगा, क्योंकि शेयर करेंगे तभी अधिक से अधिक लोगों के यहाँ यह हमारा वीडियो पहुँच पाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि राजा राम मोहन राय ने डैश ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की। मतलब राजा राम मोहन राय ने किस ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी? ऑप्शन दिया 1867, ऑप्शन बी दिया 1897, ऑप्शन सी दिया 1875 और ऑप्शन डी दिया आपका 1828। ये जो चार आपके ईयर यानी वर्ष दिए गए, चारों एक महत्वपूर्ण वर्ष दिए गए हैं। ठीक, पहले तो हम बात कर लेते हैं ब्रह्म समाज की। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? राजा राम मोहन राय ने किया था। कब किए थे? ये किए थे आपको 1828 ईस्वी में। कब? 1828 ईस्वी में। यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर हम 1875 यानी ऑप्शन सी की बात करें, ऑप्शन सी की बात करते हैं, 1875 में क्या हुआ था? यहाँ पर आर्य समाज की स्थापना हुई थी। किसकी? आर्य समाज की स्थापना हुई थी। आर्य समाज की स्थापना हुई थी। अगर पूछे आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, तो ये किए थे आपके दयानंद सरस्वती जी। कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना किए थे। ठीक है, और अगर हम ऑप्शन बी की बात करें 1897 में, तो यहाँ हुआ था आपका रामकृष्ण मिशन की स्थापना। रामकृष्ण मिशन की स्थापना। अगर पूछे इसकी स्थापना किसने किया था? ये किया था आपके स्वामी विवेकानंद। किसकी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किया था? 1897 ईस्वी में। और 1867 की बात करें, 1867 में हुआ था आपका प्रार्थना समाज का स्थापना। प्रार्थना समाज की स्थापना। इसके संस्थापक कौन थे? तो इसमें देखते एम.जी. रानाडे। इन्हीं के साथ थे आत्माराम पांडुरंग और एक साथ थे आपके देवेंद्रनाथ ठाकुर। कौन थे? देवेंद्रनाथ ठाकुर। ठीक, तो हमने क्या क्या देखा
कि 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की है। 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया। 1897 में आपके स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। और 1867 में किसकी स्थापना होती है? प्रार्थना समाज की स्थापना होती है, जिसमें अगर संस्थापक के नाम पूछे तो इसमें थे आपके एम.जी. रानाडे, आत्माराम पांडुरंग और देवेंद्रनाथ ठाकुर थे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है। कौन होता है राज्यसभा का सभापति? कौन होता है? तो होता है आपका उपराष्ट्रपति। तो क्वेश्चन भी दिया है कि उपराष्ट्रपति ही जो है आपका राज्यसभा का सभापति होता है, किंतु वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। लेकिन राज्यसभा का सदस्य वो नहीं होता। राज्यसभा का सभापति होता है लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। यह किस अनुच्छेद में बताया गया कि मतलब राष्ट्रपति जो है आपको उपराष्ट्रपति जो है आपका राज्यसभा का सभापति होता है, यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? ऑप्शन ने दिया आपका अनुच्छेद 64, ऑप्शन भी दिया अनुच्छेद 63, ऑप्शन सी दिया आपका अनुच्छेद 65 और ऑप्शन डी दिया आपका अनुच्छेद 66। तो अगर हम बात करें उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है, अगर पूछे किस अनुच्छेद में बताया गया है तो अनुच्छेद 64 में बताया गया है। किसमें बताया गया है? अनुच्छेद 64, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर हम किसकी बात करें, उपराष्ट्रपति के बारे में अगर हम बात करें तो उपराष्ट्रपति की चर्चा जो आपको किस अनुच्छेद में की गई है? उपराष्ट्रपति की चर्चा किसमें की गई है? इसमें बताया गया आपके उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया अनुच्छेद 63 में। उपराष्ट्रपति की चर्चा अगर पूछे किस अनुच्छेद में की गई है तो की गई है उपराष्ट्रपति ना अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति की चर्चा की गई है। 64 में बताया गया कि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है। और अगर पूछे अनुच्छेद 65 की बात करें तो इसमें कार्यवाहक उपराष्ट्रपति जो है आपके कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है, जैसे मैं भी पिछले क्वेश्चन में देखा था। ठीक, तो इसमें क्या दिया है कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। कौन? उपराष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति। ठीक, और अनुच्छेद 66 की बात करें तो इसमें क्या बताया गया? इसमें उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है। और अगर हम उपराष्ट्रपति से संबंधित और अनुच्छेदों की बात करें, जैसे अनुच्छेद 67 की बात करें, 66 हो गया आपका, 67 की बात करें, 67 में इसका कार्यकाल के बारे में बताया गया है। इसका कार्यकाल कितना हो सकता है? जितना राष्ट्रपति को होता है, यानी 5 वर्ष का। ठीक, और अनुच्छेद हम 68 की बात करें, अनुच्छेद 68 की बात करें तो अनुच्छेद 68 में क्या बताया गया है कि उपराष्ट्रपति जो आपके उपराष्ट्रपति के चुनाव जो कि यथाशीघ्र कराया जा सकता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति के चुनाव यथाशीघ्र कराया जा सकता है। और अनुच्छेद 69 की बात करें, अनुच्छेद 69 में क्या है? अनुच्छेद 69 में आपका शपथ, उपराष्ट्रपति का शपथ, उपराष्ट्रपति का शपथ किसमें बताया गया है? आपके अनुच्छेद 69 में बताया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि चंदावर का युद्ध किसके बीच? गौरी और जयचंद के बीच डैश में हुआ, मतलब किस सन में हुआ था? कौन सा युद्ध? चंदावर का युद्ध। ऑप्शन है दिया आपको 1191, ऑप्शन भी दिया 1194, ऑप्शन सी दिया आपको 1192 और ऑप्शन डी दिया 1193। तो अगर हम 1191 की बात करें तो यहाँ क्या हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध। ठीक, और 1192 में क्या हुआ था? तराइन का द्वितीय युद्ध। लेकिन अगर हम बात करें 1194 में तो 1194 हुआ था चंदावर का युद्ध। क्या हुआ था? चंदावर का युद्ध। यानी ऑप्शन भी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, किसकी कौन सा आंसर सही होता है? ऑप्शन बी, जो क्या दिया है 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध किसके बीच? गौरी और जयचंद के बीच होता है। अगर पूछे इसमें इस युद्ध को किसने जीता था? इस युद्ध को मोहम्मद गौरी ने ही जीता था। किसने जीता? मोहम्मद गौरी ने ही इस युद्ध को जीता था। ठीक, अगर हम मोहम्मद गौरी की बात कर लें, यहाँ पर किसकी? मोहम्मद गौरी की बात कर लें। मोहम्मद गौरी के अगर पूछे कार्यकाल कब तक था? ये था 1173 से 1206 तक। 1173 से 1206 तक इसका कार्यकाल था, मोहम्मद गौरी का कार्यकाल था। अगर पूछे मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? भारत पर पहला आक्रमण कब किया? मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण अगर पूछे कब किया तो इन्होंने किया था 1175। यानी शासन में आते ही मतलब शासन में आने के 2 ही साल बाद इन्होंने भारत पर पहला आक्रमण किया था। अगर पूछे कहाँ किया था? मुल्तान पर किया था, भारत के मुल्तान पर किया था। ठीक है, कहाँ पर किया था? मुल्तान पर किया था। अगर मुल्तान में पूछे किस जनजाति के ऊपर किया था तो इन्होंने करमाती जाति के ऊपर किया था। कौन सी जाति थी? वो थी आपकी करमाती जाति पर इन्होंने पहला आक्रमण किया था, करमाती जाति पर। अगर पूछे दूसरा आक्रमण कब किया? दूसरा आक्रमण इन्होंने किया 1178 में। 1178 कहाँ पर? पाटन, गुजरात में। पाटन
गुजरात में, पाटन गुजरात में उन्होंने दूसरा आक्रमण किया था। और उसके बाद बात करें तो 1179 में उन्होंने कश्मीर और सिंध को जीता था। किसने? मोहम्मद गौरी ने कश्मीर प्लस सिंध को कब जीता था? 1179 में, ठीक है। और अगर हम बात करें 1186 में इसने पंजाब को जीता। किसको जीता? पंजाब। पंजाब में 2 शहर थे, कौन कौन से? भटिंडा, पंजाब के भटिंडा और तबर हिंद को किसने जीता था? ये जीते थे आपके मोहम्मद गौरी ने। कब? 1186 में इन्होंने जीता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया तारीख शेरशाही निम्न में से किसकी पुस्तक है? ऑप्शन दिया को मुल्ला दाऊद, ऑप्शन बी दिया निजामुद्दीन अहमद, ऑप्शन सी दिया अब्बास खान सरवानी और ऑप्शन डी दिया अब्दुल कादिर बदायूनी। तो तारीख शेरशाही निकर पूछे किसकी पुस्तक है? तो आपकी अब्बास खान सरवानी की। अब्बास खान सरवानी की पुस्तक क्या है? तारीख शेरशाही, ठीक। अगर हम ऑप्शन ए की बात करें, क्या दिया? मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद की पुस्तक की बात करें तारीख अल्फी है। क्या है? तारीख ए अल्फी। तारीख अल्फी किसकी पुस्तक है? मुल्ला दाऊद की। और फिर निजामुद्दीन अहमद की बात करें तो यहाँ के तबकाते अकबरी किसकी पुस्तक है? आपको निजामुद्दीन अहमद की है, ठीक है। और अब्दुल कादिर बदायूनी की बात करें तो यह आपके मुंतखब उत तवारीख। क्या है? मुंतखब उत तवारीख, ठीक है। अब्दुल कादिर बदायूनी की पुस्तक का क्या नाम है? मुंतखब उत तवारीख। और अब्बास खान सरवानी की पुस्तक क्या नाम है? तारीख शेरशाही। निजामुद्दीन अहमद की पुस्तक का क्या नाम है? तबकाते अकबरी, ठीक। और मुल्ला दाऊद की पुस्तक क्या नाम है? तारीख अल्फी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया निम्न में से किसका संबंध बैडमिंटन से नहीं है? ऑप्शन दिया साइना नेहवाल, ऑप्शन बी दिया आपका पीवी सिंधु, ऑप्शन सी दिया आपका किदाम्बी श्रीकांत और ऑप्शन डी दिया मैरी कॉम। तो अगर हम ऑप्शन डी की बात करें, किसकी? ऑप्शन डी की बात करें तो ऑप्शन डी क्या दिया? मैरी कॉम। मैरी कॉम का अगर पूछे संबंध किससे है? इनका संबंध आपके मुक्केबाजी से। किससे है? मुक्केबाजी से। मुक्केबाजी संबंध किसका है? मैरी कॉम के। यानी ऑप्शन डी हमारा जो है सही आंसर होता है। अगर हम साइना नेहवाल, पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत की बात करें तो इन तीनों का संबंध किससे है? तीनों का संबंध आपके बैडमिंटन से है। बैडमिंटन से किसका संबंध है? साइना नेहवाल, पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत। और मैरी कॉम की बात करें तो इनका संबंध किससे है? मुक्केबाजी से है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि उपराष्ट्रपति के रूप में लगातार 2 कार्यकाल पूरा करने वाले उपराष्ट्रपति निम्न से कौन है? मतलब 2 लगातार कार्यकाल करने वाले, मतलब कार्यकाल को पूरा करने वाले उपराष्ट्रपति कौन है? ऑप्शन दिया मोहम्मद हामिद अंसारी, ऑप्शन बी दिया डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी दिया है श्री वराहगिरी वेंकटगिरी और ऑप्शन डी दिया आपका श्री गोपाल स्वरूप पाठक, ठीक। तो उपराष्ट्रपति के रूप में अगर पूछे 2 लगातार कार्यकाल पूरा करने वाले उपराष्ट्रपति कौन है तो ये आपके मोहम्मद हामिद अंसारी। कौन है? मोहम्मद हामिद अंसारी। यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति रहे हैं, ये आपके 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति रहे हैं, ठीक है। इन्होंने इनका कार्यकाल की बात करें, पहला कार्यकाल था 2007 से 12 तक और दूसरा कार्यकाल कब था? 2012 से 17 तक। 2012 से 2017 तक ये इनका 2 कार्यकाल है, ठीक है। भारत में 2 ही ऐसे उपराष्ट्रपति हुए हैं जिन्होंने अपने लगातार 2 कार्यकाल पूरा किए हैं। एक तो हो गए मोहम्मद हामिद अंसारी, एक हो गया भारत के पहले उपराष्ट्रपति, भारत के दूसरे राष्ट्रपति और भारत के पहले उपराष्ट्रपति की बात करें कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। उन्होंने भी अपने मतलब लगातार उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए उन्होंने 2 कार्यकाल पूरा किए थे, ठीक। अगर हम बात करें डॉक्टर जाकिर हुसैन की बात करें, इनका कार्यकाल कब से कब तक था? इनका कार्यकाल था 1962 से। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद कौन अगर पूछे उपराष्ट्रपति बने तो आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन ही बने थे। इनका कार्यकाल था 1962 से 1967 तक, ठीक है। और श्री वराहगिरी वेंकटगिरी की अगर बात करें, इनका मतलब इन्होंने कब से कब तक मतलब उपराष्ट्रपति के पद पर रहे थे? ये रहे थे 1967 से 1969 तक, 1967 से 1969 तक। और अगर हम बात करें ऑप्शन डी की, क्या दिया है? श्री गोपाल स्वरूप पाठक। श्री गोपाल स्वरूप पाठक अगर पूछे उपराष्ट्रपति के पद पर कब तक बने रहे तो ये बने थे आपको 1969 से और 1974 तक ये रहे थे, ठीक है। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन के हम कार्यकाल की बात कर रहे हैं,
सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के कार्यकाल की बात करें तो ये थे आपके 1952 से 1957 पहला कार्यकाल था, और एक कार्यकाल था इनका 1957 से 1962, 1957 से 1962 ये इनका दूसरा कार्यकाल। मतलब भारत में 2 ही उपराष्ट्रपति हुए हैं जिन्होंने अपने दो लगातार कार्यकाल अपने पूर्ण किए थे। कौन कौन थे? मोहम्मद हामिद अंसारी और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। ठीक है। अगर पूछे वर्तमान में कौन उपराष्ट्रपति हैं तो ये आपके श्री वेंकैया कौन है तो आपके वर्तमान में पूछे तो आपके जगदीप धनखड़ हैं। और अगर पूछे इसके पहले कौन थे तो थे आपके वेंकैया नायडू थे। इसके पहले कौन थे? वेंकैया नायडू, जो कि आपके 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे, और वर्तमान में जो है आपके 16वें नंबर के कौन है? जगदीप धनखड़ जी हैं। ठीक है, 16वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, उत्तर भारत में डैश ने एकता प्रथा चलाई। मतलब किसने उत्तर भारत में किसने एकता प्रथा चलाई थी? पहले तो हम बात कर रहे थे एकता प्रथा क्या था। तो एकता प्रथा जो था ये था, पहले जो सैनिक होते थे उन्हें वेतन दिया जाता था, और जब एकता प्रथा का मतलब होता है वेतन को हटाकर इन्हें जमीन का टुकड़ा दिया जाना। मतलब एकता प्रथा का मतलब क्या होता है कि वहाँ पर जो आपके पैसे कुछ दिए जाते हैं तो उन्हें से हटाकर जमीन का टुकड़ा दिया जाने लगा। अगर पूछे उत्तर भारत में एकता प्रथा की शुरुआत किसने चलाई? ऑप्शन दिया पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन बी दिया आपका मोहम्मद गौरी, ऑप्शन सी दिया आपका महमूद गजनवी, और ऑप्शन डी दिया अल बरूनी। तो अगर हम बात करें उत्तर भारत में एकता प्रथा किसने चलाई थी? चलाए थे मोहम्मद गौरी ने। किसने चलाया था? मोहम्मद गौरी ने ही एकता प्रथा चलाई थी। ठीक, जिसका मतलब क्या होता है कि सैनिकों को वेतन की जगह जमीन का टुकड़ा दिया जाने लगा। ठीक है। और मोहम्मद गौरी ने कौन सा युद्ध जीता था? चंदावर का युद्ध कब जीता था? 1194 ईस्वी में। अगर पूछे मोहम्मद गौरी के चंदावर युद्ध जीतने के कारण कौन थे तो थे कुतुबुद्दीन ऐबक थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने मतलब किसका नेतृत्व किया था इस युद्ध में? कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी का नेतृत्व किया था। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे? मोहम्मद गौरी के गुलाम थे, यानी सेनापति थे। ठीक है, कौन थे? सेनापति या गुलाम बोल सकते हैं। ठीक, तो अगर इसके बाद अगर पूछे चंदावर युद्ध के बाद इन्होंने मोहम्मद गौरी ने एक सिक्का जारी कराया जिसपे किसका चित्र था? माता लक्ष्मी का चित्र बना हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दिया आपका मिजोरम, ऑप्शन बी दिया सिक्किम, ऑप्शन सी दिया बिहार, और ऑप्शन डी दिया गोवा। अगर पूछे वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? वाल्मीकि की बात करते तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये आपके बिहार में। कहाँ पर है? बिहार में स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया, डबलिन निम्न में से किसकी राजधानी है? डबलिन निम्न में से किसकी राजधानी है? ऑप्शन दिया यूक्रेन, ऑप्शन बी दिया आपका नीदरलैंड्स, ऑप्शन सी दिया आपका ऑस्ट्रिया, और ऑप्शन डी दिया आयरलैंड। अगर हम पूछे यूक्रेन की राजधानी क्या है तो यूक्रेन की राजधानी क्या है? आपकी कीव है। क्योंकि अभी ये काफ़ी चर्चा में रहती, क्योंकि यूक्रेन और इस जो वार हुआ था यूक्रेन और रूस के बीच, तो उसमें यूक्रेन काफ़ी चर्चित है। तो इसकी राजधानी क्या है? आपकी कीव है। नीदरलैंड की राजधानी अगर पूछे क्या है तो ये आपका एम्स्टर्डम है। एम्स्टर्डम किसकी राजधानी है? नीदरलैंड की। और हम बात करें अगर ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है तो ऑस्ट्रिया की राजधानी आपकी वियना है। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? वियना है। और आयरलैंड की राजधानी क्या है? आपके डबलिन, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे? अभी तो हमने उपराष्ट्रपति की बात किया, उपराष्ट्रपति की बात किया। कौन कौन थे? हामिद अंसारी और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। यहाँ पर बात कर रहा है 2 लगातार राष्ट्रपति कौन रहे? ऑप्शन ने दिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी दिया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन सी दिया डॉक्टर जाकिर हुसैन, और ऑप्शन डी दिया आपका ए और बी दोनों। तो अगर पूछे 2 लगातार 2 बार राष्ट्रपति कौन रहे तो भारत में एक ही व्यक्ति थे जिन्होंने लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे। कौन थे? वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन दिया, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले सभी वंशों का कार्यकाल कुल कितने वंशों का था? किसके अंतर्गत? दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले सभी वंशों का कार्यकाल कुल कितने वर्षों का था? तो इसके पहले तो हमें यह पता होना है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कितने वंश थे। तो हम बात करें कितने वंश थे तो टोटल थे आपके 5 वंश थे। कितने वंश थे? 5 वंश थे। कौन कौन से हैं? एक था आपका GKT, यस यल, मतलब ये आपका ट्रिक है। ठीक है,
GKTSL, ठीक। इससे हम क्या याद रख सकते हैं, एक है आपका गुलाम वंश, यहाँ से क्या याद रख सकते हैं, जी से आपका गुलाम वंश, गुलाम वंश। अगर पूछे गुलाम वंश का शासनकाल कब से कब तक था, ये था आपका 1206 से 1290 तक, 1206 से 1290 तक, ठीक है। इसके बाद आ गया आपका तुगलक वंश, अरे खिलजी वंश, सॉरी खिलजी वंश, कैसे याद रखेंगे आपके, खिलजी वंश, खिलजी वंश। खिलजी वंश का शासनकाल कब से कब तक था, तो ये था आपका 1290 से 1320 तक, ठीक। और इसके बाद आता है आपका तुगलक वंश, कौन है, तुगलक वंश, तुगलक वंश। तुगलक वंश का शासनकाल कब से कब तक था, 1320 से 1414 तक, ठीक है। और इसके बाद आता है आपका सैयद वंश, सैयद वंश। सैयद वंश का शासनकाल की बात करते थे आपका 1414 से 1451 तक। और इसके बाद आता है आपका लोधी वंश, कौन आता है, लोधी वंश, जो कि आपका था 1451 से 1526 तक। लोधी वंश का शासनकाल कब से कब तक था, 1451 से 1526 तक। ये टोटल थे आपके 5 वंश थे, जो कि किसके अंतर्गत आते हैं, आपके दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आते हैं। पहला था आपका GKTSL, यानी जी से गुलाम वंश 1206 से 1290, के से खिलजी वंश 1290 से 1320, टी से तुगलक वंश 1320 से 1414, और यह से सैयद वंश 1414 से 1451। यल से बात करें तो लोधी वंश, जो कि 1451 से 1526 तक, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कितने, अगर पूछे टोटल कितने वर्षों तक इन्होंने शासन किया दिल्ली सल्तनत में, पूछे कुल जो वंश थे उन्होंने टोटल कितने वर्षों तक शासन किया, यहाँ से हम निकाल सकते हैं। सबसे अंतिम सन कौन सा था, 1526 में इसका मतलब दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गया था। शुरुआत कहाँ से हुआ था, 1206 से, ठीक है। तो यहाँ से हम घटा सकते हैं, ठीक है, 2 3, ठीक है 3, यानी 320 वर्ष हमारा आ रहा है। कितना आ रहा है, 320 वर्ष। यहाँ 0 2 और 5 में से 2 गया आपका 3। यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से पता चला कि हमें टोटल जो आपके दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले सभी वंशों का कार्यकाल कुल कितने वर्षों का था, तो ये था आपके 3 वर्षों का, 320 वर्षों का, सॉरी 320 वर्षों का था। यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। कभी कभी पूछ लेता है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो आपके वंश आने वाले हैं उनमें सबसे अधिक कार्यकाल किसका था और सबसे कम कार्यकाल किसका था। तो अगर हम खिलजी वंश की बात करें तो कितना है, 1290 से 1320, यानी टोटल कितने 30 वर्ष हैं। यानी सबसे कम कार्यकाल अगर पूछे किस वंश का था तो वो था आपका खिलजी वंश का था। इसका था खिलजी वंश का, कितना था, 30 वर्ष था। और अगर हम पूछे सबसे अधिक कार्यकाल तो किसका था, यह था आपके तुगलक वंश का। कब से कब, 1320 से 1414, यानी 80 साल इधर और 14 साल इधर, ठीक। 80 और 14 कितना हो गया, 94 साल। टोटल आपके 94 साल किसका था, तुगलक वंश। यानी सबसे अधिक शासनकाल किस वंश का था, तुगलक वंश का था। सबसे कम शासनकाल किसका था, वो था आपके खिलजी वंश का था। कितना था, सबसे कम में बात करें 30 वर्ष था, सबसे अधिक में बात करें तो आपके 94 वर्ष था, ठीक है। याद रखिएगा ये सब, क्योंकि ये कभी कभी मतलब ये जो राजवंश है ये कभी कभी मतलब मिलाने को भी दे देता है, मतलब इसका क्रम ही पूछ लेता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, अल्लाह रखा खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। ऑप्शन दिया सितार, ऑप्शन बी दिया बांसुरी, ऑप्शन सी दिया तबला और ऑप्शन डी दिया आपका शहनाई। तो किसकी बात कर रहा है, अल्लाह रखा खां की बात कर रहा है। अल्लाह रखा खां की बात कर रहा है। अल्लाह रखा खां का संबंध अगर पूछ किस वाद्य यंत्र से है, ये क्या बजाते थे, आपके तबला बजाते थे। क्या बजाते थे, तबला बजाते थे। यानी किस अल्लाह रखा खां का संबंध किससे है, तबला से। कौन थे, आपके तबला वादक थे। अगर पूछे और कौन कौन मतलब प्रमुख व्यक्ति हैं जो कि आपके तबला से संबंध रखते हैं, तो एक हो गया आपके अल्लाह रखा खां, एक है आपके जाकिर हुसैन। कौन है, जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन, ठीक है। एक है आपके किशन महाराज, किशन महाराज, किशन महाराज। एक है आपके समता प्रसाद। कौन है, समता प्रसाद, जिन्हें क्या के नाम से बुलाया जाता है, गुदई महाराज के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, गुदई महाराज के नाम से जाना जाता है। गुदई महाराज के नाम से क्या जाता है, समता प्रसाद को जाना जाता है। और बात करते हैं आपके सुखविंदर सिंह, सुखविंदर सिंह का संबंध पूछे किससे है, ये भी आपके तबला वादक हैं। एक है आपके लतीफ़ खां, लतीफ़ अहमद खां हैं।
लतीफ़ अहमद खां हैं। इनका भी संबंध किससे? आपके तबला वादक से है। एक है आपके फैयाज खां, फैयाज खां, ठीक है। इनके बाद बात करें तो आपके स्वप्न चौधरी, स्वप्न चौधरी, अनोखे लाल मिश्र, कौन है? अनोखे लाल मिश्र, अनोखे लाल मिश्र, पंडित जसराज, पंडित जसराज। इन सब का संबंध किससे है? इन सब का संबंध आपके तबला से है, यानी कि सब कौन है? तबला वादक है। कौन कौन है? अल्लाह रखा खां हो गए, जाकिर हुसैन हो गए, किशन महाराज हो गए, समता प्रसाद यानी गुदई महाराज हो गए, सुखविंदर सिंह हो गए, लतीफ़ अहमद खां हो गए, फैयाज खां, स्वप्न चौधरी, अनोखे लाल मिश्र और पंडित जसराज। ये सभी आपके क्या हैं? तबला वादक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, सलहेस त्यौहार डैश राज्य में मनाया जाता है, मतलब किस राज्य में आपका कौन सा त्यौहार? सलहेस त्यौहार मनाया जाता है। ऑप्शन दिया आपको पंजाब, ऑप्शन बी दिया गुजरात, ऑप्शन सी दिया आपका तमिलनाडु और ऑप्शन डी दिया आपका बिहार। तो अगर पूछे सलहेस त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? मनाया जाता है आपके बिहार में। कहाँ पर? बिहार में मनाया जाता है, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? ऑप्शन दिया अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन दिया सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी दिया विधि आयोग के अध्यक्ष और ऑप्शन डी दिया इनमें से कौन है? अगर पूछे भारत सरकार को कानूनी विषयों पर अगर पूछे परामर्श कौन देता है, यानी सलाह कौन देता है, तो देते हैं आपके अटॉर्नी जनरल, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन दिया, गुलाम वंश का संस्थापक, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ये आपके दिल्ली सल्तनत का पहला वंश है, आपका कौन सा? गुलाम वंश। तब पूछा इसका संस्थापक कौन है? ऑप्शन दिया आपका इल्तुतमिश, ऑप्शन बी दिया आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी दिया आपका आराम शाह और ऑप्शन डी दिया आपका रुकनुद्दीन फिरोज। तो अगर पूछे गुलाम वंश का संस्थापक कौन है, तो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक है। कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? आपके मोहम्मद गौरी का कौन था? गुलाम था, मोहम्मद गौरी का गुलाम था, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? उसका मतलब उसका गुलाम और सेनापति भी था, ठीक। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये क्या आपका गुलाम वंश का संस्थापक है। अगर पूछे गुलाम वंश का शासनकाल कब तक था, ये था आपका 1206 से 1290 तक, 1206 से 1290 तक गुलाम वंश का गुलाम वंश का कार्यकाल था। कुतुबुद्दीन ऐबक का कार्यकाल की बात करें तो था आपका 1206 से 1210 तक, 1206 से 1210 तक। आराम शाह की बात करें, आराम शाह कौन था? तो यह था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा। और रुकनुद्दीन फिरोज की बात करें तो था आपका इल्तुतमिश का बेटा था, ठीक है। किसका बेटा था? इल्तुतमिश का बेटा था। अगर हम इल्तुतमिश की बात करें, ये कौन था? तो था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था और इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, इसीलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। किसको? इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है, ठीक है। इल्तुतमिश किसका गुलाम था? यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। और क्या था? तो इसका दामाद भी था। कुतुबुद्दीन ऐबक का अगर पूछे दामाद या गुलाम कौन था, तो था आपका इल्तुतमिश था, ठीक। कौन था? इल्तुतमिश था, ठीक। अगर हम बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक की, अगर पूछे इसकी मृत्यु कब हो जाती है, इसकी मृत्यु होती है 1210 ईस्वी में। कब? कैसे? अगर पूछे कैसे होती है, तो आपके पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर होती है। कौन सा गेम खेल रहा था? पोलो खेलते समय, पोलो खेलते समय इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। कब? 1210 ईस्वी में। कैसे? घोड़े से गिरकर हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, मुखौटा निम्न में से किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? मुखौटा निम्न में से किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? ऑप्शन दिया आपका आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी दिया असम, ऑप्शन सी दिया अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन डी दिया आपका बिहार। तो अगर हम मुखौटा की बात करें, मुखौटा कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? आपके अरुणाचल प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? मुखौटा है। अगर पूछे अरुणाचल प्रदेश और प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं? एक है आपका युद्ध नृत्य, कौन है? युद्ध नृत्य कहाँ का है? ये भी आपका अरुणाचल प्रदेश का है। एक है आपका भुइया, भुइया नृत्य पूछे कहाँ का? ये भी आपके अरुणाचल प्रदेश का है। एक है आपका हालो वांचो, हालो वांचो हो गया, ठीक है। हालो वांचो हो गया, पोग हो गया, क्या हो गया? पोग हो गया, पोपीर हो गया, पोपीर हो गया, ठीक है। एक है आपका रिखम पाड़ा हो गया, रिखम पाड़ा। ये सब कहाँ का है? ये सब आपके अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से? मुखौटा हो गया, युद्ध नृत्य हो गया, बुइया हो गया, हालो हो गया, वांचो हो गया, पोग हो गया, पोपीर हो गया और रिखम पाड़ा हो गया, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है दक्षिणेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन डी हैदराबाद में, ऑप्शन बी दिया आपको मैसूर में, ऑप्शन सी दिया आपको चेन्नई में, और ऑप्शन डी दिया आपको कोलकाता में। तो दक्षिणेश्वर, अगर पूछे दक्षिणेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है तो आपको कोलकाता में स्थित है। कहाँ पर है? कोलकाता में स्थित है। ठीक, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।